नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की आर्थिक हालत के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का दावा है कि पेंशन देने के लिए सरकार को जिस तरह से कंटिजेंसी फंड का सहारा लेना पड़ा, जबकि सरकार इसे सामान्य वित्तीय प्रक्रिया बता रही है। और दूसरा जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बीजेपी के जो नए एमएलसी उम्मीदवार और भोजपुरी के स्टार हैं पवन सिंह। उन्होंने अनंत सिंह से मुलाकात की है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। और तीसरा, बीसीसीआई को सौंपे गए माइन उल हक स्टेडियम से क्या बिहार में खेल क्रांति आएगी और क्या इससे युवाओं का जो पलायन है वो रुक पाएगा। इन सभी सवालों पर करेंगे हम विस्तार से बात। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जिस तरह से बिहार में पेंशन पेमेंट को लेकर नई पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इतनी खराब हो गई है कि सरकार को जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन देने के लिए कंटिजेंसी फंड से 3662 करोड़ रुपए निकालने पड़े। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि ये फंड आमतौर पर इमरजेंसी डिजास्टर या अनफॉरसीन क्राइसिस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जो पेंशन पेमेंट में उपयोग चिंता की बात है। इस पर डिप्टी सीएम और जो वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने इन आरोपों को मिसलीडिंग बताया है और उनका कहना है कि कंटिजेंसी फंड से जिस तरह से एडवांस बजट प्रोविजन करना एक रेगुलर फाइनेंशियल प्रोसेस है और बाद में विधानसभा में इसकी अप्रूवल ली जाती है। तो सरकार का दावा है कि जो पेंशन बेनिफिशियरीज को हर महीने समय पर जिस तरह से भुगतान किया जाता है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है ये पूरी जानकारी, और अगर तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो सच है तो बिहार में जिस तरह से वित्तीय आपातकाल की स्थिति के बारे में बात हो रही है उस पर जनता को कितना भरोसा होना चाहिए। जनता आखिर विपक्ष पर भरोसा करे कि सरकार पर भरोसा करे। एक बार सवाल और दोहराएंगे आप? सर, तेजस्वी यादव जिस तरह से दावा कर रहे हैं आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बिहार का जो खजाना है वो खाली हो रहा है, तो बिहार की जनता किस पर भरोसा करे, सरकार पर या विपक्ष पर? देखिए, इसमें जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी के रिपोर्ट को हम लोग भरोसा का ये माने, आधार माने। और सीएजी ने जो कहा है, जो उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25-26 में करीब करीब 34% उन्होंने कम खर्च किया। मतलब 24-25 में जो बुनियादी ढांचे थे, सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, बांध, इस पर 125.43% खर्च की थी। 25-26 में उनका खर्च का आंकड़ा है 87.14%। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो प्रदेश में रोजगार और समृद्धि का जो रास्ता तैयार करती है, क्योंकि जब ये चीजें बनते रहती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उससे मार्केट में पैसा रोटेट करता है। इस पर खर्च कम हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी है या वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसमें पिछली वर्ष 64% राशि अधिक खर्च हुई। सबको पता है कि जब चुनाव हुए तो कैसे 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए गए, पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई। और अभी जो एक स्थिति है उसमें जिस पर तेजस्वी जी सवाल उठा रहे हैं कि कंटीजेंसी का पैसा लेकर के, आकस्मिक निधि का पैसा लेकर के इन्होंने ये जो सोशल सिक्योरिटी वाले जितने लोग हैं उनके खाते में पैसा डाला गया है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि आकस्मिक निधि से अब सरकार को पैसा लेने की जरूरत पड़ रही है, जबकि वो फंड, वो राशि किस काम के लिए होता है सबको पता है। तो आकस्मिक निधि की राशि को भी जब आपको निकालना पड़ रहा है तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति तो है बिहार में। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसा नहीं है कि बिहार में इन राज्यों में भी चुनाव होता है
और वो राशि जो फ्रीबी जिसको कहते हैं उसमें अगर राशियां बांटी जाती हैं तो 1 साल तक वो क्राइसिस की स्थिति वहां रहती है, फिर सरकार उसको ये कर लेती है। हालांकि इस बार केंद्र सरकार का जो पैसा है, जो टैक्स का जो हिस्सेदारी है या जो फाइनेंस कमीशन के जो इंटीग्रेटेड टैक्स में जो हिस्सेदारी होती है, जीएसटी में हिस्सेदारी होती है, अभी आया या नहीं आया मैं नहीं बहुत अपडेट हूँ, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि 4 लाख से ऊपर कर्ज है बिहार को। 63 करोड़ रुपया पर डे बिहार को कर्ज के रूप में चुकाना पड़ता है। और कई जो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में कई जो योजनाएं जो चल रही थी उनका भुगतान अभी बाकी है। इसको लेकर के वेतन और पेंशन भी 2-3 महीने से लोगों को नहीं मिला है। इसको लेकर के तेजस्वी जी ने सवाल उठाया है कि एक फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति है बिहार में, वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति लग रही है। हालांकि कोई ऐसी स्थिति है नहीं जिसको आधार पर अभी हम लोग कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं। हाँ, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ, जितनी आमदनी है अगर उससे आप कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं, उसमें भी एक उसका ये है कैप है 3% का। 4% तक भी अगर आप खर्च कर देते हैं तो वो कहा जाता है कि चलो वो उसी के तहत है। लेकिन देखा गया था पिछले वित्तीय वर्ष में कि ये गैप पहुंच गया था 11.8%, करीब करीब 12% के लगभग। तो माना जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट भी काफी बढ़ा हुआ था। सरकार और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं विजेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई पैनिक होने जैसी स्थिति नहीं है, किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स की भाषा में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो आपका आंकड़ा और ये सीएजी की रिपोर्ट बता रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो हम इसको मानेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर घटेंगे, क्योंकि जब काम होते रहेगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी तो वो पैसे लेकर के बाजार में जाएंगे, तभी तो वो अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। तो ये स्थिति की जो जरूरी है, जैसे आपको वेतन देना आवश्यक है, पेंशन देना आवश्यक है, ये जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स चलते हैं उनको देना जरूरी है। लेकिन उसके लिए भी अगर आप कंटीजेंसी फंड से पैसा लेकर के दे रहे हैं, 3000 कुछ करोड़ रुपया इन्होंने दिया है कंटीजेंसी से लेकर के, तो इसको लेकर के तेजस्वी जी ने एक सवाल उठाया है। तेजस्वी जी के सवाल हैं, सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम डबल इंजन की सरकार है। केंद्र से इन्होंने और रिजर्व बैंक से भी इन्होंने कहा है कि हमको अभी इतना पैसे की जरूरत है, और देते ही रहती है। आरबीआई सरकार को पैसा देती है, केंद्र भी पैसा देगी। अब हो सकता है कि इनको भी केंद्र वाला जो हिस्सा है वो अभी तक नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से थोड़ा अभी ये है जिस स्थिति में विपक्ष सवाल उठा रही है। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति, अब संविधान में तो संवैधानिक तौर पर कहिएगा तो अनुच्छेद 360 के अनुसार फाइनेंशियल जो है वो आपातकाल की बात की जाती है, वैसी स्थिति अभी नहीं है। लेकिन विपक्ष का सवाल लाजमी है कि सम्राट चौधरी जी को जो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, उसकी जगह पर बिहार की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति पर बात करें, ताकि जो बिहार के लोग हैं उनको फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रंच का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सर, बेरोजगारी और पलायन से जुड़ा ही एक और मुद्दा है। बिहार सरकार ने जिस तरह से मोइन उल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को सौंपकर एक बड़ा दाव खेला है, और ये उम्मीद कर रही है सरकार भी और सरकार के कहने पर बिहार की जनता भी कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से बिहार के युवाओं को अब बेहतर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी और पलायन की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि अभी तक कई टैलेंटेड प्लेयर्स बेहतर ट्रेनिंग और एक्सपोजर के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। अगर यहाँ इंटरनेशनल मैचेस और एकेडमीज़ और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप होता है तो स्पोर्ट्स सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, जॉब और टूरिज्म भी बढ़ सकता है। हालांकि सिर्फ स्टेडियम बन जाने से रिवर्स माइग्रेशन जिसकी बात लगातार चल रही है वो नहीं होगा। इसके लिए कोचिंग और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम भी मजबूत करना होगा। तो अब देखना ये होगा कि ये फैसला कितना गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि
जिस तरह से क्रिकेट को लेकर चर्चा ये है कि क्रिकेट के जरिए क्या बिहार में रिवर्स माइग्रेशन क्या संभव है? क्रिकेट की वजह से रिवर्स माइग्रेशन तो नहीं होगा जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक एमएसएमई के माध्यम से ये विकसित नहीं करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी कल ही सम्राट चौधरी जी का मैं देख रहा था कि एक टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है 30 दिन का, कि 30 दिन के अंदर में किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको क्लियरेंस मिल जाएगा बिहार में। सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पलायन तो उसी से रुकेगा। और रिवर्स माइग्रेशन तो और बड़ी चीज है कि जो लोग बाहर में हैं उनको लगेगा कि बिहार में ही रोजगार मिलेगा, तो हम अपने क्यों ना अपने घर अपने राज्य में लौटे। तो रिवर्स माइग्रेशन की तो दूर की बात है, पहले तो माइग्रेशन को तो ये रोक दें, उसके लिए इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस पर काम करनी हो। अभी तो मैं बता रहा था कि जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके तहत रोजगार लोगों को मिलता है, जिसके तहत काम मिलता है, जिससे समृद्धि आती है, जिससे मार्केट में पैसा रोटेट करता है, तो फिर बाकी की बात छोड़ती है। एक अच्छी बात जो सरकार का है कि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से प्रमोट करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, जो नई पौध है उसको तैयार करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर देंगे। बिल्कुल, इसके माध्यम से बिहार के बच्चों को, नई पीढ़ी को तराशा जा सकता है। और वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे बच्चे तो बिहार से ही निकले हैं। झारखंड ने एक बड़ा स्टेडियम तैयार किया और वहां से कई क्रिकेट के खिलाड़ी निकले। धोनी तो एक ऐसा चेहरा निकला जो अपने को साबित किए वर्ल्ड लेवल पर। तो बिहार में भी अद्भुत प्रतिभा है और निश्चित रूप से उससे रोजगार मिलेंगे। जब स्टेडियम होगा तो स्टेडियम के अगल बगल में एक मार्केट डेवलप करेगा। अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा तो स्पोर्ट्स के लिए जो जरूरत की सामग्री होगी उसका निर्माण शुरू होगा, उसका बिक्री शुरू होगी। और अगर बड़े पैमाने पर बिहार के बच्चे खेलने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं और खेल के माध्यम से एक नई पौध तैयार होती है, तो इससे समृद्धि भी आएगी, स्किल भी डेवलप करेगा और स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ेगा। लेकिन ये केवल क्रिकेट, बिहार ने तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बना दिया है। बिहार राजगीर में तो खेल विश्वविद्यालय बजाते बनाया गया। पहले खेल विश्वविद्यालय नहीं था बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार जी ने खेल विश्वविद्यालय बनाया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। और अच्छा है कि दूसरे राज्य के खिलाड़ी या इंटरनेशनल खिलाड़ी वहां आते हैं, तो नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स बाहर से आएंगे खेलने के लिए और एक बड़ी संख्या में लोग मैच देखने जाएंगे, उनकी टिकटें बिकेंगी, उसके बगल का मार्केट डेवलप करेगा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन 14 करोड़ की आबादी का बिहार केवल क्रिकेट को प्रमोट कर देने से माइग्रेशन रुक जाएगा या रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। उसके लिए आपको इंडस्ट्री में जानी होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी भरपूर संभावना है बिहार में। आपका शाही लीची और जर्दालू आम की चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, लेकिन जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, जब तक उसकी पैकेजिंग नहीं होगी, जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक उसका कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं बनेगा, जब तक आप उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे अपने को साबित कर देंगे कि लोगों को अब रोजगार मिलने लगा है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लेदर इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं बिहार में। बांस के जो फाइबर्स है उसके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बांस की खेती बिहार में होने लगी है। उसके क्षेत्र में केले के फाइबर से अब बहुत उपयोगी सामान बनाए जाने लगे, उसके क्षेत्र में। तो जब इन सारे क्षेत्रों में जब एक साथ काम करेंगे और उसके साथ साथ खेल और खेल में भी क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, स्टेडियम का निर्माण करके जो इंटरनेशनल लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, और इंटरनेशनल मैचेस खेले जाने लगेंगे बिहार में। यहाँ के खिलाड़ियों के मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब राज्य सरकार हमें प्रमोट करेगी और हम भी बेहतर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो क्रिकेट एक आधार हो सकता है, बिहार की समृद्धि में इसका एक योगदान हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो बड़े पैमाने पर पलायन है बिहार से और रिवर्स पलायन, तो और उससे भी आगे की चीज आप बता रही हैं।
बिल्कुल। ये पलायन और रिवर्स पलायन दोनों के लिए तो सरकार को इंडस्ट्री, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, हालांकि दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं बक्सर और बेतिया में। अभी भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो सिरघाटी से होते हुए और कलकत्ता तक जा रहा है, अमृतसर से जो कलकत्ता का है, सिरघाटी में भी टूरिज्म की बात की जा रही है कि हम जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा उसके किनारे जलाशय बनाएंगे और हम उसको प्रमोट करेंगे। तो इंडस्ट्री, एमएसएमई, स्टार्टअप, स्किल पीपुल, एग्रो जो प्रोसेसिंग है और उसके साथ साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सब जब तक नहीं करेंगे, क्रिकेट तो एक बहुत छोटा सा पार्ट हो सकता है बिहार की बेहतरी में, लेकिन बाकी चीजों पर आप काम करेंगे तभी आप माइग्रेशन रोक पाएंगे। और जब बेहतर करेंगे तो रिवर्स माइग्रेशन भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन? लबालब भरी हुई नदियां आपके पास है, आपके पास अच्छी मिट्टी है, आपके पास स्पाइसेस से लेकर के, फ्रूट से लेकर के, वेजिटेबल्स से लेकर के, और अच्छे क्वालिटी की मछलियां आपके नदियों और तालाबों में मिलती है। जो मीठे जल की जो मछलियां हैं उसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत अधिक है। तो क्यों नहीं हो सकता? कई फसलों पर जीआईटी टैग मिला है, इसको वर्ल्ड लेवल पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्रिकेट के साथ इन चीजों पर भी काम करनी होगी। क्रिकेट तो निश्चित रूप से प्रमोट करेगा, नहीं कैसे प्रमोट करेगा। अब तो मैं देख रहा हूं कि राजनीति से आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरह से पवन सिंह की बाहुबली नेता अनंत सिंह से मुलाकात हुई, इसके बाद कई तरह की चर्चा होने लगी। उनके आवास पर पवन सिंह पटना स्थित अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई और मुलाकात के बाद अनंत सिंह खुद उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। एक तस्वीर आई जिसके बाद कई तरह की चर्चा होने लगी। कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है या बस एमएलसी के कैंडिडेट बनाए गए हैं पवन सिंह, इसलिए बाकी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में मुलाकात बिना संदेश का हो ही नहीं सकता। उसके राजनीतिक मायने भी होते हैं, राजनीतिक संदेश भी होते हैं। तो दोनों सवर्ण जाति से हैं, पवन सिंह भी और अनंत सिंह भी। एक ही गठबंधन में दोनों हैं। एक बीजेपी से एमएलसी को उम्मीदवार बनाए गए हैं, अनंत सिंह जेडीयू के एमएलए हैं। तो दोनों की मुलाकात और दोनों की बातों को लेकर के ये राजनीतिक हलकों में कयास तो लगाए ही जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है राजनीतिक ताकत को बढ़ाना। अभी तो आनंद मोहन बिल्कुल फूके ही हुए हैं कि हम एक राजनीतिक ताकत के तौर पर बिहार में अपने को साबित करेंगे, हमारी ऊर्जा को, हमारी क्षमता को, हमारी ताकत को कम करके ना लोग आके। जो इलाका है मुंगेर का इलाका है और बेगूसराय का इलाका है, खगड़िया का इलाका है, अनंत सिंह का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक प्रभाव तो है। और शाहाबाद के इलाके से आते हैं पवन सिंह। मगध, शाहाबाद और वो जो इलाका है बेगूसराय और भागलपुर तक कह दीजिए, मुंगेर अंग का जो इलाका है, अगर इन सारे लोगों का एक ताकत बनती है तो राजनीतिक संदेश तो होता ही है। बिल्कुल। कि अगर हमारे हिस्से की भी बार बार कटौती करके और कोई और वोट बैंक के तरफ आप जाना चाहते हैं तो हम भी किसी के साथ खड़े हैं, और वो वोट बैंक कोई अस्थाई वोट बैंक नहीं है। संदेश मुझे यही लगता है कि हमारी ताकत को भी हमेशा आप ये कीजिए, अगर हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, एनडीए के पक्ष में अगर मुखर हैं, बोलते हैं, तो हमारी ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए। हम समझते हैं कि संदेश यही है। बिल्कुल। दोनों का मिलने का, पवन सिंह का और अनंत सिंह जी का। एक पावर स्टार कहे जाते हैं, सिंगर है, उनकी एक अपनी लोकप्रियता है, उनका एक अपना फैन फॉलोइंग है। अनंत सिंह जो हैं उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। दोनों की मुलाकातों का मतलब यही है, बिल्कुल, अपनी ताकत का एहसास कराना और सामाजिक समीकरण बिहार में न हो और राजनीति की कोई पटकथा लिख दी जाए, ऐसी संभावना नहीं होती। तो सामाजिक समीकरण का एहसास दिलाना चाहते। बिल्कुल। पवन सिंह और जिस तरह से अनंत सिंह की मुलाकात के चर्चे लगातार हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।